नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करेंगे आज हम पेपर नंबर 1 के बारे में, प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कहाँ से कहाँ तक लेकर के मेरे प्यारे दोस्त, तो आदि काल से लेकर के रीति काल तक। ठीक है, तो ये आपके पेपर का नाम है। एक बार आप जरूर मिला लीजिएगा, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से भी हो आप। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो आप जरूर उठा के चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 का नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, और उसमें आदिकाल से रीतिकाल तक दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। नहीं दिया गया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर नंबर 2 देख लीजिए, पेपर नंबर 3 देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर ये देख के आप तैयारी करेंगे तो जब पेपर देने जाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो पता लगा कि आप यहाँ से अंधविश्वास में कि सर ने पेपर नंबर 1 पढ़ा रखा था, पढ़ के गए और वहाँ पे आपको वो मिला ही नहीं। बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, मतलब पाठ्यक्रम के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका वही प्रथम प्रश्न पत्र बता रहे हैं। इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक हम पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो इकाई नंबर 1 आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, इकाई नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, तो इसमें आपको पढ़ना रहता है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। क्या? हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन आपको पढ़ना रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा कैसी रही, इसके बारे में पढ़ना रहता है। आधारभूत सामग्री और साहित्य इतिहास पुनर्लेखन की समस्याएं जो जो हुई उसको पढ़ना रहता है। ठीक है, अब इसी इकाई नंबर 1 में जो आपका दूसरा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ, फिर उसके बाद इसके नामकरण एवं सीमा निर्धारण के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। फिर ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में पढ़ते हैं। फिर कालगत विशेषताओं के बारे में। ठीक है, नामकरण की समस्याएं, आदिकालीन साहित्य, इसमें सिद्ध साहित्य आपका आ जाता है, नाथ साहित्य आ जाता है, जैन साहित्य आ जाता है। ठीक है, उसके बाद रसो काव्य आ जाता है, प्रतिनिधि रचनाकार आ जाता है, और इसकी रचनाएं आ जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त, और साथ में ही आदिकालीन गद्य साहित्य भी आपका आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम तीसरी यूनिट की बात करते हैं, तीसरी यूनिट में मेरे प्यारे दोस्त आपका क्या आ जाता है, तो भक्ति आंदोलन का विकास आ जाता है एवं तात्कालीन परिस्थितियाँ आ जाती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चेतना एवं भक्ति आंदोलन आ जाता है। निर्गुण काव्यधारा जैसे कि संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, साथ ही साथ एवं विशिष्ट कवि के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, उसके जो विशिष्ट कवि रहे हैं, सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं और उनके विशिष्ट कवि क्या रहे हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। चाहे निर्गुण हो चाहे यहाँ पे सूफी काव्यधारा हो, दोनों के बारे में पढ़ना रहता है। सगुण काव्यधारा में आ जाएं तो इसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ना रहता है, उनके जो विशिष्ट कवि होते हैं उनके बारे में। साथ ही राम काव्यधारा के बारे में बात करें तो इसकी प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है, और साथ ही साथ विशिष्ट कवियों के बारे में भी पढ़ना रहता है। चौथी यूनिट की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे चौथी यूनिट आपको दिखाई पड़ रही होगी कि रीतिकाल की परिस्थितियाँ। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साथ ही साथ दरबारी संस्कृति और लक्षण ग्रंथों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा रही है उनके बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, काल सीमा निर्धारण व नामकरण के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। ठीक है, किसके बारे में, काल सीमा निर्धारण एवं नामकरण के बारे में पढ़ना रहता है, और प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विभिन्न धाराएं एवं विशिष्ट कवियों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। तो ये आपके पेपर नंबर 1 का सिलेबस हुआ, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी रहती है। आज ये मेरे प्यारे दोस्त आपका क्लास नंबर 1 है, आपने थंबनेल देखकर तो जान ही लिया होगा, क्लास नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। हम क्वेश्चन वाइज इनको कवर करने का प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका जवाब कैसे आपको देना है उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अष्टछाप पर सारगर्भित टिप्पणी करनी है। ठीक है, अष्टछाप के बारे में आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में अष्टछाप के कवियों का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, मतलब क्या है, विशिष्ट स्थान है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे आपको लिखना है कि उनके नाम इस प्रकार से हैं, पहले आपके सूरदास जी आ जाते हैं, फिर परमानंद दास जी आ जाते हैं, फिर कुंभन दास जी आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फिर कृष्णदास जी, फिर नंद दास जी, फिर चतुर्भुज दास जी। ठीक है, फिर गोविंद स्वामी या गोविंद स्वामी तथा
छीत स्वामी जी आपके आ जाते हैं। ये 8 यहाँ पे आपके विद्वान आ जाते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं कि कुछ विद्वानों ने नंददास के स्थान पर विष्णुदास का नाम बताया। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि नंददास नहीं थे अष्टछाप कवियों में, उसमें कौन थे आपके विष्णुदास थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, लिखते हैं किंतु यह सर्वसम्मत नहीं है, मतलब ये सभी लोग मानते नहीं हैं। निर्विवाद रूप से मेरे प्यारे दोस्त नंददास ही अष्टछाप कवियों में क्या किए जाते हैं प्यारे दोस्त गिने जाते हैं, विष्णुदास को नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अष्टछाप कवियों के नाम आपको याद रखने होंगे। आगे बात करते हैं उपयुक्त 8 कवियों में जो पहले 4 के नाम बताए गए, जैसे सूरदास बताए गए, परमानंद दास बताए गए हैं, कुंभन दास बताए गए हैं और कृष्णदास जी बताए गए हैं। ये श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके थे मेरे प्यारे दोस्त? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और जो अंतिम के 4 बताए गए हैं, नंददास, चतुर्भुज दास, ठीक है, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी जी, ये जो थे मेरे प्यारे दोस्त आचार्य जी के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। किसके थे? गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बताते हैं कि ये 8 भक्त मेरे प्यारे दोस्त क्या था? ये 8 भक्त कवि गोस्वामी विट्ठल नाथ के संपर्क में एवं एक दूसरे के समकालीन थे। मतलब बताते हैं ये 8 शिष्य जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ के संपर्क में आए, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से संपर्क में उनके रहते थे। और साथ ही साथ बताते हैं कि ये एक दूसरे कवि जो थे, ये क्या थे? एक दूसरे के समकालीन थे, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उम्र का फर्क रहा होगा, लेकिन लगभग एक ही समय के थे, ठीक है। आगे लिखते हैं और ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा का कार्य करते थे। और बताते हैं ये लोग क्या किया करते थे? ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे ये लोग शाम को अपना क्या किया करते थे? कीर्तन सेवा, या शाम सुबह जो है कीर्तन सेवा पाठ यहाँ पे कार्य किया करते थे, ठीक है। आगे लिखते हैं कि उस समय के वल्लभ संप्रदायी अनेक कवियों का उल्लेख वार्ता साहित्य में मिलता है। मतलब बता रहे हैं कि जो उस समय के वल्लभ संप्रदाय के अनेक कवि थे, कई सारे ऐसे कवि थे, उनका उल्लेख आपको जो है वार्ता साहित्य में देखने को मिल जाएगा। आगे लिखते हैं परंतु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उनमें सर्वश्रेष्ठ कवि तथा संगीतकार इन्हीं 8 विभूतियों को चुना और उन पर अपनी प्रशंसा और आशीर्वाद की छाप लगाई। मतलब बता रहे हैं जो विट्ठल दास जी थे, ठीक है, विट्ठलनाथ जी जो थे, उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने क्या किया? जो इनमें से सर्वश्रेष्ठ 8 विभूति थे, उन्हीं को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, उन पर अपनी प्रशंसा व्यक्त की, मतलब खुशहाली अपनी दिखाई कि हाँ ये लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, उनको हम लोगों के सामने रखा लाके, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा उनकी इस छाप के बाद मेरे प्यारे दोस्त ये महानुभाव अष्टछाप कहे जाने लगे। मतलब कह रहे हैं उनकी जो जब छाप पड़ी किसकी? स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की जब इनके ऊपर छाप पड़ी 8 लोगों के ऊपर, तो इन्हें जो है एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? अष्टछाप जो है कह दिया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे लिखा गया है कि इस बात को प्राचीनतम लिखित प्रमाण गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। मतलब कह रहे हैं ये सारी बातें जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों का प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो गोकुलनाथ जी का जो है एक कृत्य है मेरे प्यारे दोस्त, 84 वैष्णव की वार्ता, उसी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे लिखते हैं ये 8 कवि वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण के, क्या मेरे प्यारे दोस्त? वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के अष्ट सखा भी कहलाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब आप इसे कवि वल्लभ संप्रदाय में 8 जो ये कवि थे मेरे प्यारे दोस्त, जब आप वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे तो इनको जो है कृष्ण के अष्ट सखा, मतलब कृष्ण भगवान के 8 सखा के रूप में भी इनको पुकारा गया है, इनको कहा गया है। आगे लिखते हैं इनका परिचय अष्टस खान वार्ता में मेरे प्यारे दोस्त, किसमें? अष्टस खान वार्ता में अलग से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे अष्टछाप के उपयुक्त सभी कवि मेरे प्यारे दोस्त, अष्टछाप के जितने भी 8 कवि गिनाए गए हैं वो सभी कवि भक्ति और संगीतकार थे। मतलब इनका मन जो है भक्ति में ज़्यादा लगता था, और साथ ही साथ ये लोग संगीतकार भी थे, संगीतों की रचना करते थे, गाया करते थे, ये सारी कार्य करा करते थे, ठीक है। आगे लिखना होगा कि अपनी रचनाओं में प्रेम और बहुरूपीन अवस्थाओं मेरे प्यारे दोस्त, मतलब बताते हैं कि जो इनकी रचनाएं हुई हैं उसमें आपको प्रेम और बहुत सारे रूपें, बहुरूपीन का मतलब हुआ बहुत सारे रूपों में, ठीक है, अवस्थाओं में जो चित्र इन कवियों में ने उपस्थित किए हैं वो काव्य की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्त से वास्तव में उत्कृष्टतम काव्य के नमूने हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि जब आप देखते हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं जब आप देखते हैं तो उसमें जिस प्रकार से आपको प्रेम की बहुरूपीण अवस्था
दिखाई गई है, मतलब प्रेम करने की एक अवस्था नहीं दिखाई गई, कई सारी अवस्थाएं दिखाई गई हैं। जब जो ये चित्र जो है इन कवियों द्वारा उपस्थित किए गए थे, इन्हीं कवियों के द्वारा बनाए गए थे या दिखाए गए थे, हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, तो वे काव्य की दृष्टि से वास्तव में क्या है, उत्कृष्टतम काव्य के नमूने हैं। उत्कृष्टतम का मतलब हुआ सबसे अच्छे काव्यों में से ये आते हैं, या नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है कि वात्सल्य, साख्य, दास्य और माधुर्य भाव की भक्ति का जो स्रोत अपने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भक्ति का जो स्रोत है वो अपने काव्य में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपने काव्य में इन भक्तों ने प्रवाहित किया है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा वह अत्यंत सुखकारी है। कैसा है, अगर आप उसको सुन देखेंगे या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, सुखकारी होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद पहुंचाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों अनुभूतियों की दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ है। चाहे आप उसको आध्यात्मिक रूप से देखें और चाहे उनको आप जो है लौकिक दृष्टि से देखें, दोनों दृष्टि से जो है क्या है, काव्य सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि आप लौकिक दृष्टि से इसको सर्वश्रेष्ठ कहें, आध्यात्मिक दृष्टि से ना कहें, तो दोनों दृष्टि से आपके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अष्टछाप में कवियों की निम्नलिखित रचनाएं क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। कुछ लोगों ने जो जो की हैं, रचनाएं दी हैं, वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। पहले आपके जाते हैं सूरदास जी ने। सूरदास जी ने जो पहला अपनी रचना की है वो की है सूरसागर, सूर सारावली और उसके बाद साहित्य लहरी। ये तीन रचनाएं जो हैं सूरदास जी की मुख्य आपके सामने आ जाती हैं। बात करते हैं परमानंद दास जी ने। परमानंद दास जी ने परमानंद सागर मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, उसके बाद दान लीला और साथ ही साथ ध्रुव चरित्र की लेखन प्रक्रिया की, मतलब उनका लेखन किया है। ठीक है, उनके बारे में लिखा है, बनाया है, इन पुस्तकों की रचना की है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। कुंभन दास के बारे में बात करें तो इनका आ जाता है फुटकल पद। ठीक है, उसके बाद कृष्णदास के बारे में बात करें तो इसमें भ्रमर गीत, ठीक है, प्रेम तत्व निरूपण और साथ ही साथ वैष्णव नंदन। ये आपको यहाँ पे तीन जो है रचनाएं इनकी देखने को मिल जाएंगी। नंददास जी की बात करें तो इन्होंने जो है मेरे प्यारे दोस्त रास पंचाध्यायी, ठीक है, भंवर गीत, उसके बाद बिहर मंजरी, ठीक है, उसके बाद सुदामा चरित्र, फिर उसके बाद रास मंजरी, फिर उसके बाद गुरु महिमा और साथ ही साथ आखिरी में आपके आ जाते हैं सिद्धांत पंचाध्यायी। और भी सारी हैं जो नंददास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, बात करते हैं चतुर्भुज दास जी के बारे में, तो उन्होंने मेरे प्यारे दोस्त दान लीला और फुटकल पद दो यहाँ पे रचनाएं इन्होंने की है। ठीक है, बात करते हैं गोविंद स्वामी जी के ऊपर, तो गोविंद स्वामी जी ने जो है मेरे प्यारे दोस्त 252, क्या मेरे प्यारे दोस्त, 252 पदों का संग्रह जो है इनका आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें छीत स्वामी के बारे में, तो छीत स्वामी ने जो है बल्लभ संप्रदायी कीर्तन संग्रहों में छपे फुटकल पद दिखाई पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके बारे में भी बता सकते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि रीत काल के गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रीत काल के जो गद्य साहित्य रहे हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, उनके बारे में बतानी है। तो इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल का समय था, में भी बौद्धिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, में भी बौद्धिक व्यवहारिक जीवन में आज की भांति विकसित जटिलता ना होने, ठीक है, क्या विकसित जटिल ना होने, ठीक है, साहित्य प्रवृत्तियों के में परंपरा के प्रति निष्ठा होने से परिवर्तन ना हो पाने, ठीक है, साथ ही साथ बताते हैं राजाश्रित, मतलब राजा के ऊपर जो आश्रित होते थे साहित्यकार के सामने राजाओं और दरबारियों के मनोरंजन और उनकी स्तुति द्वारा आत्मभ्रमण का प्रश्न होने और इस उद्देश्य की सिद्धि में पद के अधिक उपयोगी माध्यम होने, ठीक है, बहुत समय तक प्रेस के अभाव, ठीक है, क्या बहुत समय तक प्रेस के अभाव, कागज की कमी, परंपरागत प्रवृत्तियों के कारण साहित्य को कंठस्थ करने की आवश्यकता बनी रहने से पद की प्रधानता साहित्य माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित रहा। ठीक है, ये यहाँ पे बताते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि गद्य का समुचित विकास ना हो सका। गद्य का क्या हुआ, समुचित विकास ना हो सका। साथ ही साथ बताते हैं काव्य शास्त्र और उपयोगी साहित्य के क्षेत्र में भी संस्कृत के काव्य शास्त्रीय और अन्य विषयों के ग्रंथों की पदनिष्ठ रचना प्रवृत्ति का अनुकरण होने और उल्लेखित अनेक कारणों से पद का ही प्राधान्य रहा। ठीक है, क्या रहा मेरे प्यारे दोस्त, पद का ही क्या रहा, प्राधान्य रहा। और साथ ही साथ बात करें, लिखते हैं कि गद्य रचना की प्रवृत्ति रीत काल से भी प्रबल ना हो सकी। मतलब बता रहे हैं कि जो गद्य रचना थी मेरे प्यारे दोस्त, इसकी जो प्रवृत्ति थी वो रीत काल से भी प्रवृत्त नहीं हो पाई,
प्रबल नहीं हो पाई। प्रबल का मतलब उन्होंने अपना रूप नहीं धारण कर पाया अच्छे से, इस तरीके से आप कह सकते हैं। लिखते हैं वस्तुतः गद्य लेखन की विशेष आवश्यकता ही उस समय नहीं थी। मतलब बताते हैं अगर देखा जाए तो उस समय गद्य लेखन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी। अनेक शैलियाँ होने पर भी गद्य की कोई विशिष्ट पद्धति, कोई बहु स्वीकृत सामान्य शैली रीति काल में भी विकसित नहीं हुई। यह किसने लिखा है? तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम जी का ये इतना बड़ा पूरा कथन था। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे, बावजूद इसके रीति काल में गद्य के कुछ नमूने प्राप्त होते हैं। मतलब बता रहे हैं इन सारी चीज़ों के बाद में भी आपको गद्य का रीत काल में जो है गद्य के कुछ नमूने देखने को मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या बताते हैं? रीतकालीन गद्य रचनाएं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, दक्खनी हिंदी, भोजपुरी तथा अवधी में प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी इतनी बोलियां जो बताई गई हैं इनमें प्राप्त होती है। बाकी आगे बताते हैं, प्रिया दास रचित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रिया दास रचित सेव काजू के चरित्र, क्या सेव काजू के चरित्र, दामोदर स्वामी कृत्य, भक्ति विवेचन, ठीक है, उसके बाद लाडली दास कृत्य, सुकर्म बोधनी, ठीक है, उसके बाद चतुर्दास कृत्य, भगवत का टीका, ठीक है, उसके बाद महंत रामचरण दास की मानस की टीका, ठीक है, मानस की टीका, उसके मान सिंह की जो है क्या थी, बिहारी सतसई का टीका, ठीक है, बिहारी सतसई का टीका। बात करते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, जो है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा में सृजित रीतकालीन महाग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। मुंशी सदासुख राय कृत्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मुंशी सदासुख राय कृत्य मतलब इन्हों के द्वारा किया गया। सुरासुर निर्णय, ठीक है, सुरासुर निर्णय, उसके बाद टोडरमल जैन, टोडरमल जैन कृत्य, मोक्ष मार्ग प्रकाश, ठीक है, उसके बाद दीपचंद जैन कृत्य, कौन सा था, चिद विशाल, ठीक है, साथ ही साथ राम प्रसाद निरंजनी का जो था वो था भाषा योग विशिष्ट, ठीक है, उसके बाद दौलत राय जैन का जो था वो भाषा पद्म पुराण था, ठीक है, उसके बाद आदि खड़ी बोरी में सृजित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सृजित रीतकालीन गद्य के उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि आदिकाल में जो साहित्य उपलब्ध होता है, मतलब बताते हैं आदिकाल से जो हमें साहित्य देखने को मिलते हैं या जो उपलब्ध होते हैं उसमें सिद्ध साहित्य अपना स्थान रखता है। उसी में जो है सिद्ध साहित्य अपना स्थान रखता है, वहीं से सिद्ध साहित्य के बारे में पता चलता है। आगे आपको लिखना होगा, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में वज्रयान तत्व के प्रचार करने के लिए क्या किया गया था, साहित्य लिखा गया था, वो जन भाषा में लिखा गया था, वो जो है हिंदी के क्राइटेरिया में या आप कह सकते हैं हिंदी के रडार में आ जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, राहुल संकृत्यान ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। 84 सिद्धों के नाम का क्या किया है, उल्लेख किया, 84 सिद्धों के बारे में बताया है, जिसमें सिद्ध सरहप्पा से यह साहित्य आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है, सरहप्पा से जो है क्या होता है, इसका आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहप्पा, ठीक है, उसके बाद सबरपा, फिर उसके बाद लुइपा, फिर उसके बाद डोमिप्पा, ठीक है, डोमिप्पा, फिर उसके बाद कन्हप्पा, ठीक है, उसके बाद कुकुरिप्पा हिंदी के मुख्य कवि हैं। ठीक है, ये सारे हिंदी के मुख्य कवि देखने को मिल जाते हैं। सिद्ध साहित्य का एक उदाहरण दृष्टव्य है। ठीक है, सिद्ध साहित्य का क्या है, एक उदाहरण आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, जिनमें सहज योग मार्ग द्वारा जीव को महासुखी की ओर जाने का वर्णन हुआ है। ठीक है, क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिया गया है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ठीक है, उसके बाद चियरा चियरा सहावे मूलक मूकल, ठीक है, उसके बाद अजूरे अजु छाड़िमा लेउ रे बंक निहाय बोहिमा जारू रे लांक, ठीक है, उसके बाद हाथे रे कांकण कांकण मलोऊ दापण, फिर उसके बाद अपने आप बुझतु नियम नियमन, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। इसमें मेरे प्यारे दोस्त लिखा गया है कि सिद्ध कवियों का साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। ठीक है, आगे
लिखना है आपको कि इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता को जो कविता की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ की, उनका प्रभाव भक्तिकालीन तक चलता रहा। ठीक है, कहाँ तक आपको उनका प्रभाव देखने को मिलेगा? भक्तिकालीन तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध में अक्खड़पन, ठीक है, जो कबीर आदि की कविता में मिलता है मेरे प्यारे दोस्त, जो अक्खड़पन आपको कबीर और इन सारी के लोगों की कविताओं में देखने को मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। ये जो अक्खड़पन देखने को मिलता है वो उन सभी कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पड़ा है। कहाँ भी प्रभाव पड़ा है? योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पड़ा है। सामाजिक जीवन के जो चरित्र इन्होंने उभारे हैं, ठीक है, सामाजिक जीवन के जो उस समय के चरित्र उन्होंने दिखाए हैं, वह भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक जीवन चेतना की पीठिका बन गए। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। चौथे नंबर प्रश्न के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो बताया गया है कि रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई। ठीक है, विवरण आपको देना है, मतलब रीत काल में जो है काव्य की कितनी धाराएं निकली, कौन कौन सी धाराएं बनी, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ये आप हेडिंग डालेंगे पहले रीतिकाल के उपविभाग। क्या डालेंगे? रीतिकाल के उपविभाग, ये आपकी हेडिंग होगी। इसमें आपको लिखना होगा कि आचार्य शुक्ल को रीतिकाल का उपविभाग करने के लिए कोई संगत आधार नहीं दिखाई पड़ा था। ठीक है, मतलब उन्होंने इसका उपविभाग बनाने के लिए कोई उनको ठीक ठाक आधार नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, संगत आधार नहीं दिखाई पड़ा था। अपने वक्तव्य में वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि रीत काल के भीतर रीतबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। ठीक है, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित नहीं किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन कहते हैं यहाँ पे? तो आपके जो है आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। आगे वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि रीतबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए। बताते हैं कि जब आप बहुत गहरी जो है छानबीन करेंगे या सूक्ष्म पर्यालोचन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो हो सकता है आगे चल के आपको कोई आधार मिल जाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगाल काल, ठीक है, श्रृंगार काल नाम स्वीकार करने के साथ ही उपविभाग करने का पुष्ट आधार प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे आप लिखेंगे श्रृंगार रस उस युग की सभी कवियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, श्रृंगार रस जो था उस युग के सभी कवियों की रचनाओं में प्राप्त होता है, किंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। कौन से ग्रंथों की रचना की है? लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और श्रृंगार के सरस पदों का उदाहरण के रूप में रखा है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, केवल सरस पद ही लिखे हैं। ठीक है, प्रथम प्रकार के कवियों को रीतबद्ध और दूसरे प्रकार के कवियों को रीत मुक्त अथवा स्वच्छंद कवि कहते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, रीतबद्ध कवियों में भी पुनः दो विभाग हैं। रीतबद्ध कवियों में भी क्या हैं? पुनः आपको दो विभाग देखने को मिलते हैं, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। ठीक है, बात करते हैं रीत सिद्ध कवि उन्हें कहते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, किंतु उनकी रचनाओं को देखने से ज्ञात होता है कि वे लक्षणों को सदैव ध्यान में रखकर ही क्या मेरे प्यारे दोस्त काव्य रचना करते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताते हैं, तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रीतिबद्ध के भी दो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, रीतिबद्ध के भी दो विभाग हैं। ठीक है, दो विभाग हैं, कौन कौन सा है? रीति सिद्ध, ठीक है, और रीतिबद्ध। रीति सिद्ध जो है क्या किसको कहा गया है? उसमें बताते हैं कि उसमें उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हुई हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसमें लक्षणों को सदैव ध्यान में रखकर काव्य रचना किया गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं, इस प्रकार श्रृंगाल काल में साहित्य की तीन धाराएं प्राप्त होती हैं। श्रृंगाल काल में जो है साहित्य की कितनी धाराएं प्राप्त होती हैं? तीन। पहला तो रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। ठीक है, इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। पहले बात करते हैं रीतिबद्ध के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे बताया गया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में, श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए अधिकतर कवियों ने रीति को अर्थात रस नायिका भेद, अलंकार, पिंगल आदि काव्यांगों के केंद्रीय प्रभेदों
को आधार बनाया, ठीक है। वह वस्तुतः काव्य की ही सामने पक्ष ही सामने करने वाले थे, शास्त्र पक्ष नहीं। मतलब यहाँ पे बताते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या बताते हैं कि उन्होंने बताया कि श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए जो है अधिकतर कवियों ने क्या किया है, रीति को, ठीक है, रीति मतलब जिसे हम रस कहते हैं, जिसे नायक भेदिका कहते हैं, जिसे अलंकार कहते हैं, पिंगल कहते हैं, इनको क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, काव्यांगों के केंद्रीय प्रभेदों के आधार बनाया, ठीक है। क्या किया, को आधार बनाया। ये वस्तुतः काव्य पक्ष ही सामने रखने वाले थे। कौन सा रखने वाले थे, काव्य पक्ष ही सामने रखने वाले थे, शास्त्र पक्ष को नहीं, ठीक है। आगे लिखते हैं, बात यह थी, क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, बात यह थी कि संस्कृत में काव्य का शास्त्र पक्ष अपने समृद्ध रूप में इन्हें विवेचित उपलब्ध हो गया, ठीक है। अतः स्वतः छानबीन करने से इन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि इन्हें स्वयं जो है छानबीन करने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। फल यह हुआ कि इनके रचना शास्त्र में गिनाई गई सामग्री के आगे नहीं बढ़ सकी, ठीक है। ये केवल शास्त्र स्थित संप्रदाय करते रह गए। भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति में से इनकी दृष्टि स्वतः छट गई, ठीक है। आगे लिखते हैं कि ऐसे ही कवियों को रीतबद्ध कवि कहते हैं। ऐसे ही कवियों को क्या कहते हैं, रीतबद्ध कवि कहते हैं। केशवदास, चिंतामणि, ठीक है, उसके बाद मतीराम भूषण, ठीक है, उसके बाद देव, फिर उसके बाद पद्माकर आदि इसी प्रकार के क्या थे मेरे प्यारे दोस्त, कवि थे। कौन से कवि थे, रीतिबद्ध कवि थे। अब बात करते हैं रीति सिद्ध के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, ठीक है, जिनकी रचना पूर्णतया रीतिबद्ध है, ठीक है। क्या है, रीतिबद्ध है। ऐसे कवि वस्तुतः लक्षणों को पदबद्ध करने का फालतू बखेड़ा अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहते थे, पर रीत की सारी जानकारी का उपयोग अवश्य करना चाहते थे, ठीक है। बताते हैं कि आगे चाहते थे कि लक्षण के रूप में प्रस्तुत रचना की अपेक्षा अपनी वृत्ति में अधिक कसावट रखी जाए। उसके बाद बताते हैं उनमें चमत्कार लाने का थोड़ा खुला प्रयत्न किया जाए। ऐसे कवियों को रीत सिद्ध कवि कहते हैं। कौन सा कहते हैं, रीत सिद्ध कवि कहते हैं। बिहारी ऐसे ही कवि थे। बिहारी कौन से थे आपके, रीति सिद्ध कवि थे, ठीक है। केशव आपके रीतिबद्ध कवि थे। अब बात करते हैं रीति मुक्त के कवि के बारे में। इन्होंने क्या किया है, लक्षण ग्रंथों की रचना भी नहीं की थी और बंधी हुई रीति की परिपाटी का निर्वाह भी नहीं किया था मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। आगे लिखते हैं वे रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद कवि कहे जाते हैं, ठीक है। फिर बताते हैं भावी विभक्ति अभिव्यंजना, ठीक है, उसके अभिव्यंजना पद्धति एवं उद्देश्य आदि की दृष्टि से वह रीतबद्ध कवियों से भिन्न है। घनानंद, बोधा, ठाकुर, ठीक है, उसके बाद आलम, उसके बाद द्विजदेव आदि इस प्रकार के कवियों में गिने जा सकते हैं। ये सारे इन सभी प्रकार के कवियों में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भक्ति आंदोलन के जन्म के कारणों पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जन्म क्यों हुआ, कौन से कारण थे जिनसे भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे डॉक्टर ताराचंद्र और डॉक्टर यूसुफ हुसैन आदि विद्वान भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति को हिंदू धर्म के इस्लाम के संपर्क में आने का परिणाम स्वीकार करते हैं। मतलब बताते हैं जब हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क में आया, या कह सकते हैं इस्लाम हिंदू धर्म के संपर्क में आया, तभी जो है इसी के कारण से क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे लिखते हैं कि किंतु भक्ति आंदोलन किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था। मतलब कह रहे हैं आप कोई एक कारण नहीं बता सकते कि इस कारण से भक्ति आंदोलन हुआ था, इसके कई सारे कारण थे, ठीक है। इसकी उत्पत्ति में भारतीय समाज और संस्कृति की अनेक परिस्थितियों का विशिष्ट सहयोग रहा है, ठीक है। क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति में जो है भारतीय समाज जो है, ठीक है, और उसकी जो संस्कृति रही है, इनके अनेक परिस्थितियों का बहुत सारा सहयोग रहा है, ठीक है। आगे लिखते हैं जिस समय यह आंदोलन जन्मा उससे
कई शताब्दियों पहले, क्या मेरे प्यारे दोस्त बता रहे हैं जिस समय ये आंदोलन जन्मा है उससे कई शताब्दियों पहले ही भारतीय समाज और संस्कृति हास्य एवं बिखराव के दौर से गुजर रही थी। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कई कारण थे ऐसे। हास्य का मतलब हुआ हंसी के कारण बन रहे थे और साथ ही बिखराव मतलब अलग भी हो रहे थे। हाँ, यह सत्य है कि ऐसा हास्य और बिखराव भारत में इस्लाम के आगमन के बाद और अधिक तीव्र हो गया। मतलब बता रहे हैं ये बात सही है कि जब इस्लाम यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आया, ठीक है, भारत के समाज में आया, तो जो ये आपका हास्य था या बिखराव था ये और ज़्यादा बड़ा रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप उसमें भक्ति आंदोलन के जन्म को अ, अवश्यन अवश्यंभावी, ठीक है, बना दिया। मतलब कह रहे हैं कि इसने क्या किया, जो भक्ति आंदोलन था उसको जो है काफ़ी ज़्यादा वो बना दिया। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन उदय के निम्न कारण बताए हैं। पहला कारण उन्होंने बताया है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। मतलब बता रहे हैं कि जब यहाँ के समाज में जो है मुसलमानों का आगमन हुआ, ठीक है, उनकी राज्य प्रतिष्ठा हुई, मतलब वो राज्य के रूप में या शासक के रूप में हमारे यहाँ आने लगे, तो यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए। हिंदू जो थे वो हताश हो गए, निराश भी हो गए और पराजित भी हो गए। और इन सारे पराजित, हताश, इन्हीं सब के कारण जो है उन्होंने भक्ति की ओर अपना मुख घुमाया और उनकी तरफ बढ़े। ठीक है, दूसरा कारण बताते हैं हिंदू जनता में ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने, जो हिंदू जनता थी मेरे प्यारे दोस्त, उसने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाया। ठीक है, क्या किया, भक्ति भावना के माध्यम से अपनी जो उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता थी उसको दिखाया और पराजित जो मनोवृत्ति थी उनके दिमाग में चल रहा था कि हम लोग हार गए हैं, उसका शमन किया, मतलब उनको दूर हटाया। ठीक है, बात करते हैं तीसरा जो कारण बताया, वो बताया है तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। मतलब कह रहे हैं कि उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियाँ बन के आ रही थी मेरे प्यारे दोस्त सामने, वो भी जो है क्या हुई, भक्ति प्रसार में योगदान अपना दिया। चौथा कारण बताते हैं कि भक्ति का मूल स्रोत जो है वो दक्षिण भारत में था। कहाँ था मेरे प्यारे दोस्त, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में था। सातवीं सदी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सातवीं सदी में आलवार भक्तों ने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आलवार, एक मिनट, आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। मतलब कह रहे हैं कि आलवार जो भक्त थे उन्होंने कुछ भक्ति भावना प्रारंभ की और उसे जो है उत्तर भारत में फैलाने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी मिल गई। इसके कारण से जो है भक्ति आंदोलन का जन्म हो गया। ठीक है, ये किसने कहा, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि वस्तुतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा में हुआ था। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। दूसरी बात बता सकते हैं कि उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मतलब बता रहे हैं ये दक्षिण भारत से तो शुरुआत हुआ आलवार भक्तों द्वारा, और साथ ही जब ये उत्तर भारत में आया तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया वहाँ पे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मुस्लिम शासकों ने धर्मांधता, ठीक है, क्या मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने धर्मांधता और इस्लाम के बलात् प्रचार, ठीक है, क्या बलात् प्रचार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की। मतलब कह रहे हैं कि वो जो मुस्लिम आए थे वो जो है मतलब बिना मन के जो है लोगों के ऊपर अपना धर्म थोप रहे थे, मानो या ना मानो वो उनको क्या करवाते थे, वो मनवाते थे। तो इस कारण से जो भी है उत्तर भारत में एक कारण ये भी था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत होने का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मेरे पास दो छठे नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि रीतकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। मतलब रीतकाल क्यों पड़ा, ठीक है, रीतकाल क्यों पड़ा, इनके नामकरण के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, में उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बुक है जिसमें उन्होंने, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए और सभी को हमें लग रहा है कि पढ़ना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया है, उत्तर मध्यकाल को ही उन्होंने रीतकाल के नाम से जो है पुकारा है या रीतकाल के नाम की संज्ञा उन्हें
संज्ञाएं दी है। आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले दूसरे विद्वानों में यह नाम रूढ़ी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मतलब बता रहे हैं कि आगे चलकर क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखने वाले कई सारे और भी विद्वान आए तो उन्होंने चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक नाम दे दिया था उसको, क्या नाम दे दिया था, रीतिकाल। तो उन लोगों ने भी बिना सोचे समझे उसको, चूंकि विद्वान थे भाई, तो उन्होंने जो नाम दिया था उसी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपने रचनाओं में उनका प्रयोग करने लगे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे रीत काव्य एवं काव्य रीति में रीति शब्द अलंकार शास्त्र का वाचक है। मतलब बता रहे हैं चाहे आप रीत काव्य कहें या काव्य रीति कहें, इसमें जो दोनों रीति का प्रयोग किया गया है ये अलंकार शास्त्र का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वाचक है। आगे आप लिखेंगे भक्ति काल के उपरांत हिंदी में ऐसे अनेक कवियों का अनिर्भाव हुआ। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि भक्ति काल के उपरांत जब भक्ति काल समाप्त हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो उसमें जो है हिंदी के बहुत सारे ऐसे कवि आए। क्या हुए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे कवि आए जिन्होंने संस्कृति साहित्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृत साहित्य शास्त्र के अनुकरण पर हिंदी में पदबद्ध लक्षणों ग्रंथों की रचना की। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इन ग्रंथों को रीत ग्रंथ कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, रीत ग्रंथ कहा गया। और साथ ही साथ ऐसे ही ग्रंथ की प्रचुरता को ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को ही क्या कहा, रीत काल की संज्ञा क्या कर दी, प्रदान कर दी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा शुक्ल जी के वक्तव्य से संकेत मिलता है। मतलब शुक्ल जी ने जो है कुछ वक्तव्य, अपना कुछ बातें कही थी, उससे हमें कुछ संकेत मिलता है। क्या मिलता है कि वे रीतकाल नाम से पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। मतलब उनकी ही बातों से कुछ ऐसा लगता है कि रीतकाल उन्होंने नाम तो दे दिया था लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उस कालखंड को मेरे प्यारे दोस्त एक अन्य नाम भी अभिहित किए जाने का संकेत भी किया। मतलब बता रहे हैं उन्होंने एक संकेत भी किया कि उसका एक नाम और भी बदलना चाहिए। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा उनके शब्दों में वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दोनों रसों की कविता इस काल में हुई। मतलब बता रहे हैं कि अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर श्रृंगार और वीर रस, दो ही प्रकार के रसों का वहाँ पे प्रयोग किया गया, इन्हीं प्रकार की कविताओं की रचना की गई। इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि इस काल से अगर आप यहाँ पे देखें तो इस काल को अगर आप श्रृंगार काल के नाम से भी पुकारना चाहें तो आराम से पुकार सकते हैं। शुक्ल जी ने इस संकेत को ग्रहण करके उनके पश्चात उन्हीं के शिष्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को ही श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया। मतलब बता रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी की जो है इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसने, आचार्य पंडित उन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, शुक्ल जी के ही शिष्य कौन थे, उनके शिष्य थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, इन्होंने ही, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हीं के शिष्य थे, इन्होंने ही क्या किया, उन्हीं के कहने की वजह से रीत काल को एक नाम और दे दिया, श्रृंगार काल के नाम से पुकारा। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा रीत काल नाम तत्कालीन लक्षणों ग्रंथों की एक प्रमुख प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा यद्यपि उसमें इतर, क्या मेरे पास दोस्त, इतर रचनाएं इस नामकरण के से उपेक्षित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि जो श्रृंगार के अलावा की गई तो वो जो है अलग मान ली जाती हैं और साहित्यकारों को फुटकर खाते और उनका खाते में रखकर उनका परिचय देना पड़ता है। मतलब बता रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार के रीतिकाल या श्रृंगार या वीर रस का प्रयोग नहीं किया तो उनको हमें फुटकर में रखना पड़ता है और अलग से बताना पड़ता है, क्योंकि रीतिबद्ध रचनाओं में उनका पार्थक्य है। ठीक है, श्रृंगार काल कहने से उस कालखंड कि उस सभी रचनाओं का भी ग्रहण हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जब आप उसको श्रृंगार काल कहते हैं तो उसमें वो सभी रचनाएं ग्रहण हो जाती हैं और उनके भीतर रीतबद्ध और रीत मुक्त दो धाराएं भी पृथक हो जाती हैं। मतलब बता रहे हैं उनके जो है दो भागों में बांट भी दिया जाता है, एक रीतिबद्ध एक रीति मुक्त। इसीलिए यह नाम अधिकांश तर्क संगत प्रतीत होता है और इसी के कारण से बताते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो नाम है ये काफ़ी ज़्यादा तर्क संगत और अच्छा लगता है। ठीक है, बोलने में। आगे लिखते हैं उपयुक्त दो प्रमुख नामों के अलावा रीतकाल के दो और नाम सुझाए गए हैं। मतलब बता रहे हैं इन दो नामों के अलावा रीतकाल के दो नाम और बताए जाते हैं। कौन कौन से बताए जाते हैं, जो उतने प्रचलित और लोकप्रिय नहीं हुए हैं। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने उसे अलंकृत काल, ठीक है, और रसाल जी ने उन्हें काला काल, क्या मेरे प्यारे
दोस्त कला काल की संज्ञा दी है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मिस्र बंधुओं से आपसे पूछ सकता है कि मिस्र बंधुओं ने जो है रीत काल को किस नाम से पुकारा है, तो आप बताएंगे अलंकृत काल के नाम से। और रसाल जी ने किस नाम से, तो उन्होंने कला काल के नाम से जो है इसको पुकारा है। ये दोनों नाम जो है ये दोनों नाम काव्य में अलंकार अथवा कला की प्रधानता को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए प्रतीत होते हैं। मतलब बता रहे हैं दोनों नाम, एक ने कला की प्रधानता को, एक ने अलंकार की प्रधानता को जो है ध्यान में रखकर नाम रखे गए हैं। साथ ही साथ लिखेंगे रीतकाल के प्रथम आचार्य कविवर केशव दास अलंकारी कवि थे। क्या थे? अलंकारी कवि थे। और उनकी कृतियों में अलंकार का प्रचुर प्रयोग भी हुआ है। उन्होंने जितने भी कृति किए हैं उनमें जो है अलंकारों का काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपको प्रयोग देखने को मिलता है। प्रचुर मात्रा मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, आगे आप लिखेंगे किंतु उनके 50 साल बाद चिंतामणि के समय से आचार्यों की दो अविच्छिन्न परंपराएं चली। ठीक है, क्या हुई? दो अविच्छिन्न परंपराएं चली। उनमें प्रायः सबके सब क्या हुए? रसवादी हुए। ठीक है, क्या हुए? सभी लोग रसवादी हुए, सभी ने रसों का प्रयोग किया। यह सच है कि रीतकाल में किसी की कविता अनअलंकृत, ठीक है, अनअलंकृत नहीं है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि रीतकाल की किसी की भी कविता जो है अनअलंकृत नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी कविता नहीं है जिसमें अलंकार ना हो। फिर भी प्रधानता इसमें रस की है। और फिर भी देखें तो प्रधानता किसकी देखने को मिलती है? रस की देखने को मिलती है। इसीलिए श्रृंगार काल की तुलना में अलंकृत काल का कला काल नाम भी ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है। मतलब बता रहे हैं कि इसीलिए जो है श्रृंगार काल की तुलना में देखें तो जो अलंकृत काल बताया गया है या कला काल बताया गया है, ये भी नाम जो है ठीक प्रतीत नहीं होता है कि इसको रखा जाए। अतः विवेचन काल को जो है श्रृंगार काल कहना ही अधिक समीचीन होगा। मतलब बता रहे हैं इस तरीके से आप जो विवेचन काल है मेरे प्यारे दोस्त, उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे इसे श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन मतलब अधिक उचित होगा, इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, चलिए 7वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, रीत मुक्त कवियों पर सार गर्भित टिप्पणी आपको करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीत मुक्त कवियों को की सिंगारित वृत्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? इनमें स्वच्छंदता मूलक और प्रवृत्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि इनमें जो है स्वच्छंदता मूलक प्रवृत्ति, प्रेम की प्रकृति। ठीक है, क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त? लिखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनमें स्वच्छंदता मूलक प्रवृत्ति, प्रेम की प्रकृति भूमि पर आरूढ़ होने के लिए जगी थी, वासना के गड्ढे में गिरने के लिए नहीं। ठीक है, ये जो है कौन बताते हैं आपके? तो ये आपके आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने जो है रीत मुक्त कवियों की श्रृंगार वृत्ति का उल्लेख करते हुए कहा है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि इन कवियों का प्रेम एकांकित, क्या क्या मेरे प्यारे दोस्त? एकांतिक, एकांतिक भाव, एक रसता, जीवन प्रयत्न, उसका निर्वाह एवं तन्मयता आदि के भावों से भरा है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इन कवियों ने अपने काव्यों में वियोग वर्णन का कोस आंसुओं से भर दिया है। मतलब बता रहे हैं कि जो ये कवि थे, इन्होंने क्या किया है? अपने काव्यों में वियोग वर्णन, वियोग मतलब कि बिछड़ने का जो वर्णन है, उसको जो है कोस, उसका जो कोस है वो आंसुओं से क्या कर दिया है? भर दिया है। आगे लिखते हैं कि इनकी रचनाओं में फारसी के एकांतिक प्रेम का पूर्णतः प्रभाव होता है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पूर्णतः प्रभाव है। आगे आप लिखेंगे कि बोधा, बोधा का क्या मेरे प्यारे दोस्त? बोधा का इसकनामा, ठीक है, बोधा का इसकनामा तथा घनानंद की ईश्वर लता फारसी पद्धति के अनुकरण पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? फारसी पद्धति के अनुकरण पर लिखी गई है। वियोग के साथ साथ इन कृतियों ने संयोग वर्णन में भी प्रभाव उत्पन्न कर ली है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इनकी कृष्ण लीला का प्रभाव दर्शक या श्रोता पर अवश्य पड़ता है। मतलब बता रहे हैं कि जो कृष्ण लीला इनके द्वारा बनाया गया है, उसका प्रभाव जो है, चाहे वो देखने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इन्होंने कृष्ण लीला के लौकिक, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त? अलौकिक आलंबन में ग्रहण प्रेम की भावधारा प्रवाहित की है। घनानंद ने सुजान, ठीक है, बोध ने सुभान, ठीक है, रसखान ने रसखान, आलंबन ने रसखान,
आलंबन इसी रूप में ग्रहण किया था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इन कवियों की रचनाएं मुक्तक शैली में उपलब्ध हैं। किस में उपलब्ध है मेरे प्यारे दोस्त? तो शैली यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मुक्तक शैली में उपलब्ध है। विशेषतः कवि जो हैं वो मेरे प्यारे दोस्त सवैया और दोहे, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो कवित्व है वो सवैया और दोहे छंद अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये किया है। साथ ही साथ इन कवियों ने अलंकारों को भी विशेष स्थान दिया है। किसको? अलंकारों को भी जो है अपना विशेष स्थान दिया है। साथ ही साथ हृदय की सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, हृदय की सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों का परिचय देने के लिए एवं स्वयं की विषमता का निरूपण करने के लिए अलंकार योजना की गई है। इन कवियों की रचनाएं ब्रजभाषा में उपलब्ध हैं। साथ ही इन कवियों ने अनेक काव्यों एवं मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सुंदर विधान उपस्थित किया है। ठीक है, आगे आप यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्या लिखे हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं। ठीक है, क्या? अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नैकु नैकु सयानप बांक नहीं। ठीक है, तहाँ साचय चलें तजी आपन पौ झजकें कपटी ते निशाक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त? कि सूर की राधा पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। मतलब सूरदास जी ने जो है राधा के बारे में जो कुछ भी बताया है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सूर्य साहित्य ही क्या संपूर्ण कृष्ण काव्य धारा, संपूर्ण कृष्ण काव्य। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि सूर साहित्य ही नहीं, संपूर्ण कृष्ण काव्य में राधा का महत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्त? निर्विवाद है। ठीक है, आगे लिखते हैं राधा ही कृष्ण लीला की प्रधान नायिका है। ठीक है, कृष्ण लीला की प्रधान नायिका के रूप में किसको रखा गया है? राधा जी को ही रखा गया है। साथ ही साथ कृष्ण काव्य आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है। क्या लिखा है? कि परंपरा के महानीय ग्रंथ भगवद ने में राधा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, किंतु एक गोपी विशेष को आराधिका के रूप में वर्णित अवश्य किया है। ठीक है, साथ ही साथ इसी के आधार पर विद्वानों ने राधा की व्युत्पत्ति आराधिका या फिर मेरे प्यारे दोस्त राधिका राधा के रूप में माना है। सूर की राधा पर टिप्पणी करते हुए प्रख्यात आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है। क्या लिखा है? कि विश्व के महान साहित्यकारों ने अपने साहित्य में एक या अनेक चरित्रों का सृजन किया है, जिनके प्रत्येक स्पंदन में सृष्टा की आत्मा का संगीत सुनाई देती है। साथ ही साथ लिखते हैं कि और जिनके व्यक्तित्व में कर्ता एवं कृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कर्ता एवं कृति का तादात्म्य दिखाई देता है। साथ ही साथ सूरदास की राधा का चरित्र ऐसा ही है। ठीक है, ये आपके कौन लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो मैनेजर पांडे जी लिखते हैं ऐसा ही है कि जिनके जीवन में सत्य की शाश्वत प्राण प्रतिष्ठा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शाश्वत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तथा जिनकी सृष्टि में सहज ही शिवत्व की झलक दिखाई है। ठीक है, साथ ही साथ लिखते हैं कि जिनमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, सूरदास की राधा का अनमन्य स्थान सूर की राधा, एक मिनट शायद पूरा नहीं है, तो यहाँ पर ही ये हमें लग रहा है कि पीडीएफ आधा ही बना है। तो चलिए हम जो है अभी 7 नंबर प्रश्न तक देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा छूट गया है। ठीक है, तो अगली क्लास में जो 8 नंबर प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया जाएगा और सूर की राधा के बारे में भी बताया जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए अगले भी वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।